अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अदबी फोरम। इस वीडियो में हम घोड़ा पौड़ी की किस्त नंबर 13 पेश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वो काफ़ी देर तक मेरी बातों पर मुस्कुराहट जनी करते रहे। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो घोड़ा पौड़ी कहीं नज़र न आई। मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा, उस्ताद जी घोड़ा पौड़ी कहाँ है? मेरी बात पर वो चौंके, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ गई हो। ओहो, वो तो गुज़श्ता 10-12 दिन से शालीमार फ़ोटो स्टूडियो रेलवे रोड पर पड़ी है। पप्पू आया था और सिर्फ 2 दिन के लिए ले गया था, मगर मुझे लगता है जैसे वो मेरी याददाश्त चेक कर रहा हो। तुम्हारी तरह वो भी बहुत मसरूफ़ हो गया, कई कई दिन तक यहाँ का रुख नहीं करता और आता है तो हवा के घोड़े पर सवार। अभी बैठ भी नहीं पाता और कहने लगता है, उस्ताद जी मैं उस्ताद जुल्फ़कार पेंटर की तरफ से होकर अभी आया, लेकिन उसका अभी आया कभी नहीं आया। बेटा मैंने तुम लोगों को अपने भाइयों की तरह समझा है। तुम लोग मुझसे दूर नहीं रह सकते और मैं भी तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता। तुम आ जाते हो तो दिल बहल जाता है, नहीं तो सारा सारा दिन मुराकबे में गुजारना पड़ता है। काजी मियाँ, एक बात बहुत दिनों से दिल में है। सोचता हूँ कि अब मैं तुम्हारी उस्तानी अपने घर ले ही आऊँ। 4 साल हो गए। उस्ताद मोहतरम ने पंतीरा बदलकर अपने पसंदीदा मौजू की तरफ आते हुए कहा, नाजरीन इतलान अर्ज है कि उस्ताद मोहतरम का निकाह मुबारक काफ़ी अरसा पहले हो चुका था। उस्ताद जी इतना कहते हुए अपने बाएं पैर की दाईं अंगुलियों में उंगलियां फेरने लगे, जैसे वो मेरे जवाब के मुंतज़र थे। मैंने डरते डरते कहा कि उस्ताद जी हालात का तकाजा भी यही है। उन्होंने सर झुकाए ही झुकाए एक लंबी सी हूँ कहा। उनकी उस हूँ में हज़ारों ख्वाहिशें तड़पती हुई नजर आ रही थी। हज़ारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। उस्ताद मोहतरम अक्सर तन्हाई में ये खुद साख्ता शेर गुनगुनाते थे, जो कई बार मेरी समाज से भी टकराया। उस्ताद जी के अकलौते होने का गम मुझे ही नहीं, खुद उनकी ज़ात मुक़द्दस को भी था, जिसका इजहार वो सिर्फ मुझसे ही किया करते थे। मैं अपने असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, उस्ताद जी अब घोड़ा पौड़ी का क्या किया जाए? तुम किसी रोज़ पप्पू की तरफ चले जाओ और उसे ले आओ। उन्होंने कहा, ठीक है उस्ताद जी, मैं वहीं से घोड़ा पौड़ी उठा लूँगा। अब मैं जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि मुझे कल अनोखा पिंड मेले पर जाना है। आप भी साथ चलें। मैंने कहा, नहीं भाई, तुम अकेले ही हो आओ। अच्छा जी, अब इजाज़त दो। मेरी इस बात पर उन्होंने सिर्फ हूँ कहा और उठ खड़े हुए। मैंने खुदा हाफिज़ कहा और सलाम लेकर दुकान से बाहर निकल आया। चिंची पर बैठकर घर की राह ली। रास्ते में कुछ दोस्त नजर आए। मैं नज़रें चुरा कर निकलना ही चाहता था कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। शाम तक उनके साथ रहा। थकन से चूर घर वापस आया तो बड़े भाई, माँ, बेगम और बच्चों के दीपालपुर शरीफ तशरीफ़ लाए हुए थे। उनसे गुफ्तगू करने में वक्त का एहसास ही न रहा। बातों बातों में रात के 12 बज गए। वो 3-4 रोज़ के लिए आए थे, इसलिए मैंने उनसे इजाज़त चाही कि मैंने कल सुबह एक ज़रूरी काम जाना है। वापसी पर तफसीली मुलाकात होगी। थोड़ी सी पसोपेश के बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। मैं कमरे में आया और एक बार फिर बिस्तर में डूब गया। सुबह उठा, हल्का फुल्का नाश्ता किया, ज़रूरी सामान साथ लिया, घर वालों को खुदा हाफिज़ कहा और मेले के लिए रवाना हो गया। हमारे गांव से अनोखे शाह ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने पैदल ही जाने को तरजीह दी। मैं खेतों की पगडंडियों को कुचलता हुआ खरामा खरामा अनोखे शाह गांव की तरफ रवाना था और साथ साथ आने वाले खुशगवार लम्हों के एहसास से भी लबरेज था। छोटी यानी चमचम का चेहरा बार बार आंखों के सामने लहराता और चंद लम्हे करतब दिखाने के बाद गायब हो जाता। अक्सर मौक़ों पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो यहीं कहीं मेरे पास ही मौजूद है। मैं चौंक कर इधर उधर देखता, मगर कुछ भी दरियाफ्त ना कर सकता, तो खुद को लानत मलामत करने के बाद फिर से सफ़र शुरू कर देता। इन्हीं शराबों में गिरा हुआ मैं अनोखा पिंड पहुंच गया। वहां काफ़ी चहल पहल थी। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा था कि मेला कहाँ लगता है।
اس لیے میں بے دڑک اسی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ چمچم میری طرف چلا آ رہا ہے، اور خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اکیلا تھا۔ میں نے فطری طریقے سے اس کی طرف دیکھا، دوڑ کر اسے بغلگیر ہو گیا اور کافی دیر تک اس سے چمٹا رہا۔ پھر مجھے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ سرے بازار رسوائی کا سامان تو میں خود پیدا کر رہا ہوں۔ وہ مجھے لے کر اس طرف چل دیا جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے بدن میں بجلی سی لہرا کر نہ جانے کہاں گر گئی، مگر میں نے اپنے منہ زور جذبوں کو لگام ڈالی اور خود کو لعنت ملامت کی۔ لوگوں کا وہاں موجود ہونا بھی اس کام میں کافی مددگار ہوا۔ ایک چھابے والے سے اس نے مجھے گول گپے لے کر کھلائے جو اسی طرح کی کھٹے میٹھے تھے۔ چلتے چلتے ہم وہاں پہنچ گئے جہاں میلہ برپا ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچے تو ایک عجیب سما تھا۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا جو نہ جانے کس کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ہجوم میں کئی لڑکیاں بھی تھیں اور جو اپنے اپنے لڑکوں کے ساتھ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانے آئے ہوئے تھے۔ کئی لڑکے لڑکیاں جان بوجھ کر اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کے بعد گل مل رہے تھے۔ کئی لڑکیوں نے ایسا میک اپ کیا ہوا تھا اور اتنے ہیجان خیز کپڑے پہن رکھے تھے کہ مجھے لگا جیسے میں ہالی ووڈ میں ہوں اور یہ میلہ نہیں کسی انگریزی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ کچھ لوگ اپنے اپنے چھابوں میں اور ریڑھیوں پر بیماریاں سجا کر بیٹھے تھے اور منہ مانگی قیمت پر یہ بیماریاں لوگوں کو پیک کر کے دے رہے تھے۔ ہم نے بھی ایک ریڑھی سے کسی حد تک صاف ستھری بیماریاں خریدیں اور ایک طرف جا کر ان کو کھانے کی نالی کے ذریعے اپنے معدے میں اتارا اور اوپر سے ایک ایک گلاس واٹر پیا جس کو کچھ آدمی جوس سمجھ کر پی رہے تھے۔ ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک آدمی منہ سے آگ نکالنے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمام امیر و غریب وہاں اکٹھے تھے اور اس کرتب پر اسے پیسوں کی صورت میں داد دے رہے تھے۔ جو اس کی چادر پر پیسے بڑھتے جا رہے تھے وہ اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منہ سے آگ نکال رہا تھا۔ میں اور چمچم بھی اس مجمع کا حصہ بن گئے۔ پاس کھڑے ہوئے ایک نابالغ بچے نے اپنے بالغ باپ سے پوچھا، ابا جان اس آدمی کے منہ سے آگ کہاں سے آتی ہے؟ اور وہ بچے کو اس انداز سے سمجھا رہا تھا، بیٹا بالکل ایسے ہی جیسے تیری ماں کے ہاتھ میں تھاپا نہ جانے کہاں سے آ جاتا ہے، اسی طرح یہ آگ بھی نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے۔ چمچم اس بات پر کافی دیر مسکراتی رہا۔ میں نے حاتم طائی کی سخاوت کو چیلنج کرتے ہوئے جیب سے 1 روپے والا سکہ نکالا اور کمال بے نیازی سے مداری کے سامنے پیچھے ہوئے کپڑے پر پھینکا اور آگے بڑھ کر 25 پیسے کے 2 سکے اٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ بطور دال چمچم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور جیب میں ڈال لیا، جیسے جیب کٹ جانے کا خطرہ ہو۔ میلوں میں یوں بھی ہوتا ہے۔ آج چونکہ جیب قطروں کے لیے عید کا دن تھا اس لیے میں نے احتیاطاً ایسا کرنا ضروری سمجھا۔ مداری ابھی تک مسلسل اپنے منہ سے آگ نکالے جا رہا تھا۔ میں اس تماشے سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر چمچم اداس کھڑی تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بگڑ کر بولی، سارا دن یہیں گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں میری جان، کہیں اور چلتے ہیں، میں نے اس کی باہیں اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک لائن میں چند مندری میکر اپنی اپنی الگ منڈیاں سجائے بیٹھے تھے جن میں رنگ برنگی انگوٹھیاں قطار در قطار سجی ہوئی تھیں اور دیکھنے والوں کے دلوں کو للچا رہی تھیں۔ ہم بھی ایک شو کیس والے کے پاس رک گئے۔ میں نے چمچم کے لیے ایک انگوٹھی پسند کی اور اپنے ہاتھوں سے خود اس کی شہادت والی انگلی میں پہنائی، پیسے ادا کیے اور چل دیے۔ رستے میں ایک بار پھر چمچم نے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے اس کی شہادت والی انگلی پر وار کیا اور شرارتاً انگوٹھی پر قبضہ جما لیا۔ وہ تڑپ اٹھی، دیکھو میری انگوٹھی واپس کر دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے لفظ ناراض اس قدر ناراضگی سے ادا کیا کہ مجھے لگا جیسے وہ سچ مچ ناراض ہو جائے گی۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں واپس نہ کروں تو پھر؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس نے ایک ادائے دل نشین سے اپنی آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس سوال پر میں دل تھام کر رہ گیا اور انگوٹھی فوراً واپس کر دی اور اسے روٹنے سے بچا لیا۔ اس کی مسکراہٹ بحال ہو کر میلے میں بکھر گئی۔ میں ابھی اس کی مسکراہٹ میں ہی گرا ہوا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے چند خوفناک قہقہے سنائی دیے۔
मुझे यूं लगा जैसे चंद देव मिलकर किसी परी को अगवा करने निकले हों और अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुशी के मारे चीख नुमा कह कह लगा रहे हों। मैंने मुड़कर देखा तो चंद नौजवान चमचम को और बाकी मानदार मुझे घूरने में मसरूफ थे और साथ साथ झूम रहे थे। लगता है उन्होंने वाटर पी रखा है, चमचम ने मुझसे कहा। मैं इस अजाब इलाही से घबरा गया और चमचम का हाथ पकड़कर मेले के पेट में दाखिल हो गया, मगर वो मनमौजी नौजवान मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रहे थे। मेरे बार बार घूरने पर भी उन्होंने अपनी हठधर्मी जारी रखी। एक नौजवान ने चमचम के ऐन सामने आकर सीटी बजाई और बेढंगे अंदाज में बंगड़ा डालने लगा और बाकी मानदार नौजवानों ने तालियां बजाते हुए हमें घेरे में ले लिया और लुड्डी डालने लगे। मेरी छठी हिस्स ने मुझे आने वाले खतरे से आगाह किया, जिसमें खून खराबा होने का कभी इम्कान था। एक नौजवान जिसने कुछ ज़्यादा ही वाटर पी रखा था आगे बढ़ा और चमचम का हाथ पकड़कर चूम लिया। मुझसे उसकी ये हरकत बर्दाश्त न हो सकी। मैंने उसके मुंह पर जोरदार ठुड्डा मारा जो उसके पेट में लगा। वो ऊंट की तरह बिलबिलाया और लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा। मेरे जहन ने सेकंड के 1000वें हिस्से में एक प्लान तैयार किया और मैंने उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उस पर अमल किया। मैंने चमचम का हाथ पकड़ा और अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में डाल ली और साथ खड़े गेंडा नुमान नौजवान के पेट में घुसा दे मारा। वो हवा में उछला और अपने 2 साथियों के साथ लिए ज़मीन चाटने लगा। मैंने ताबूत में आखिरी कील के तौर पर उसकी कमर पर हाथ पैर मार दिया। मुझ में इतनी स्ट्रेंथ शक्ति न जाने कहाँ से आ गई थी वो जो मुझे बेचैन किए हुए थी। मैंने ठीक ठाक और तसल्ली बख्श तरीके से इस बदमस्त टोले की रिपेयरिंग की। अगर उन्होंने वाटर ना पिया होता तो शायद मैं ऐसा पंगा हरगिज़ हरगिज़ ना लेता। मैं खुद हैरान था कि मैंने आज तक एक चूंटी तक नहीं मारी थी और इन हार्स पावर घोड़ों के आगे शेर कैसे बन गया। उस वक्त मुझे पंजाबी फिल्मों की कहानियाँ बहुत याद आईं। हालांकि मैं पंजाबी फिल्में कम ही देखता हूँ, मगर उस लम्हे मुझे यूँ लगा जैसे मैं पंजाबी फिल्मों का हीरो हूँ। अलहाज सुल्तान राय मरहूम भी बहुत याद आए, जो बगैर असले के दहशत की इलामत समझे जाते थे और अपनी एक ही बढ़क से गांव में उस फुर्ती से दाखिल होते थे जैसे कोई दीवार फांद कर साथ वाले घर जाता है। और इनके जादुई घोड़े का कमाल देखिए कि आज तक ऐसी कोई गोली ईजाद नहीं हुई जो उसके फौलादी जिस्म को पार कर सके। हाजी साहब आर्नल्ड से भी ज़्यादा शक्ति के वाहिद मालिक थे। आर्नल्ड असले के ज़ोर पर हीरो थे और हाजी साहब गंडासे के ज़ोर पर। वो 2.5-3 मन की हीरोइन को इस आसानी से उठा लेते थे जैसे कोई बच्चा उठाता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आर्नल्ड इस तरह का मुजाहरा आज तक नहीं कर सका और ना कर सकता है। मेरा उसको कीमती मशवरा है कि वो इस वजनी काम से दूर ही रहे और मशीनों से अपनी रोटी रोजी चलाता रहे। ये तो थे मेरे पंजाबी और इंग्लिश फिल्मों के बारे में तासुरात। सामीन, अब हम आपको बड़े मेले में वापस लिए चलते हैं, जहां मैं चंद बदमस्त हाथियों से पंजा आजमाई कर रहा हूं। उनकी दुलाई से फारग होने के बाद दिल में एक ख्याल ने बड़ी शिद्दत से दस्तक दी कि अगर आज मुझे कौडी खेलने का मौका दिया जाए तो अव्वल इनाम पाऊंगा। मगर बाद में यह ख्याल पिछले ख्याल पर हावी हो गया कि कौडी खेलने वाले वाटर पीकर नहीं आते। मैंने चमचम की तिलिस्मी अंगूठी वापस की और उसे साथ लिए इस मैदान से निकल आया जहां से अभी अभी मैंने जंग जीती थी। मैं इस जिस्मानी जंग से ज़हनी तौर पर भी थक चुका था और कुछ तफरी एंटरटेनमेंट चाहता था। चमचम मेरी ये हालत बांध चुकी थी। वो मुझे अपने हमरा लिए घोड़ों वाले पंगूड़ों की तरफ आ गया। नाजरीन, उन घोड़ों की कुछ अनहोनी बातें बताता चलूं कि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते, सिर्फ दूसरों को आपस में मिल बैठने का मौका देते हैं। ये एक ही दायरे में भागते रहते हैं। इनमें से हर एक घोड़ा नंबर 1 है, वो इसलिए कि ये एक दूसरे की हवा को भी नहीं छू सकते। मैंने उनमें एक इजाफी खूबी ये देखी है कि ये थकते नहीं और ना ही चारा वगैरह खाते हैं। यहाँ तक कि गैस, पेट्रोल और पानी से दूर रहने के बावजूद जिंदा है। शायद लोग इसी वजह से इन्हें मस्त घोड़े कहते हैं और उन पर बैठने के बाद काफ़ी देर मस्त रहते हैं। चमचम ने एक सुर्ख रंग का घोड़ा पसंद किया जो शक्ल सूरत से किसी बादशाह का दरबारी मालूम होता था। चमचम ने पहले मुझे बैठने की दावत दी जो मैंने ठुकरा दी और लेडीज़ फर्स्ट के नज़रिया पर अमल करते हुए पिंक पैथर की तरह इधर उधर देखा और चमचम को उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। इसे उठाते हुए मुझ पर यह इंकशाफ हुआ
کہ اس کا جسم پھولوں سے بھی زیادہ نرم اور آرام دہ ہے۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ سونگھے تو وہ خوشبو سے لبریز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا پورا جسم معطر ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام حواس، اعصاب اور اعضاء سمیٹے اور پلاکی مار کر چمچم کے پیچھے بیٹھ گیا۔ سواریاں پوری ہونے پر گھوڑوں کے مالک نے گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑانے کے لیے چھوڑ دیے، جو کولو کے بیل کی طرح چکر کاٹنے لگے۔ میں نے گرنے کے خطرے کے پیش نظر اپنے ہاتھ دونوں طرف سے چمچم کی کمر میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور اس نے اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال رکھے تھے۔ حدت جذبات سے اس کا جسم مبارک گرم ہو رہا تھا۔ میں نے اکثر پیشہ ور حلوائیوں سے سن رکھا تھا کہ چمچم کھانے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب وہ گرم گرم ہو، مگر شوگر اور منہ جلنے کے خطرے کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ جھولے پر کئی لڑکیاں بھی اپنے اپنے لڑکوں کے ساتھ اس ہوائی سواری سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کی لذت بھری چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، جن میں چمچم کی مترنم چیخیں بھی شامل تھیں، اور میں آج تک اس بات کا جواز تلاش نہیں کر سکا کہ وہ چیخیں میری وجہ سے تھیں یا جھولے کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ تھی گھوڑا پوڑی کی قسط نمبر 13۔ اگلی ویڈیو میں ہم قسط نمبر 14 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔